हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी की पीवाईक्यू पे। ठीक है, सीडीपी की पीवाईक्यू 2024 के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग उसके आगे के सीडीपी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है सीडीपी से। ये बोलता है कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है मासूम आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान के उपयोग करने में सक्षम, कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत, या ज्ञानवर्धक और अर्थ जानने की रचना की अर्थ जानने की रचना करने वाले। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें जो बच्चा होता है वो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले रूप में जाना जाता है, इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, जो बोलता है कि छात्रों के लिए प्रतिक्रिया अर्थात फीडबैक सबसे अधिक प्रभावी कब होगी, इफेक्टिव कब होगी, जब आप फीडबैक स्टूडेंट को देंगे। तो ये बोल रहा है कि यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, अर्थात यह छात्रों में कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा आपका है कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, अर्थात जो आपका फीडबैक है वो जब आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं तब फीडबैक दें, एंड क्लासरूम की टीचिंग के बाद आप फीडबैक दें, तो ये आपका होगा। ठीक है, इसके बाद यदि यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, जी बिल्कुल नहीं, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। ठीक है, ये फीडबैक का एरिए में नहीं आता है। उसके बाद है कि यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है, कि नहीं, ये सेंटर होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा है, ये समेटिव इवैल्यूएशन से डील करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। यह बोलता है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात सही है क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं। दूसरा क्या है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती हैं, जी नहीं। जेंडर की और जेंडर भूमिकाएं जो है, जेंडर कौन क्रिएट करता है, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे जेंडर को डिसाइड करते हैं, वही क्रिएट करते हैं, इसलिए आपका कथन ये सही है लेकिन यार गलत है। ठीक है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये कहता है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, अर्थात उसको संगीत में रुचि है और वो अच्छा गा लेती है। वहीं उसके माता पिता दोनों निपुण है गायन, मतलब उसके जो माता पिता है वो भी गाना अच्छा गा लेते हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। उसको एक कोचिंग लगवाए हैं जहाँ आपके सिंगिंग की क्लासेस होती हैं, ताकि सुनीता वहाँ जाए और अच्छी तरीके से चीज़ें सीख सके। तब ये पूछ रहा है कि सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है, अर्थात जो इतना अच्छा वो गाती है उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे कारण क्या, उसकी बुद्धि और परिपक्वता है, जी नहीं। उसके पीछे उसका पोषण अनुशासन है, तो नहीं। लैंगिक पहचान और अनुवांशिक संरचना है, तो नहीं। बल्कि उसके पीछे कारण है उसका अनुवांशिकता और वातावरण, अर्थात उसके बाय बर्थ अनुवांशिकता में उसके माता पिता अच्छे गाते हैं, इसलिए उसका लय भी अच्छा है और उसको उसी अकॉर्डिंग उसको वातावरण भी मिल रहा है, इसलिए वो अच्छे से ग्रो कर रही है, इसलिए ये आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोलता है, तो ये बोल रहा है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान डाट को विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, अर्थात समान विकास। ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो कि महत्वपूर्ण होता है। तो मानव जाति कारक,
तो नहीं, वंशानुगत कारक तो नहीं, उत्पत्ति मूलक कारक तो नहीं, अर्थात पर्यावरण कारक जो है उसमें वो सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6 की। ये कहता है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका एक उत्तर हो, तो ये नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे बच्चे के अंदर डेवलप होंगी कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब आपको करना क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको डेवलप करना होगा बच्चे का डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, देन उसके बाद है कि विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल को पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका उपहास करें। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, या ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हों। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें एक उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसकी व्याख्या होगी जिसको बच्चा अपने साइड से एक्सप्लोर करेगा, तब उसकी क्या होगी कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका है कि ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। तो ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको डेवलप करानी है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये बोलता है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। ठीक है, वह छात्रों में बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही हैं। अर्थात एक शिक्षिका है जो सोच रही है कि मैं ऐसे कैसे अनुभव 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 प्रोवाइड करूं जिससे छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत, अर्थात जो भी आपकी प्राकृतिक चीज़ें हैं उसमें जो भी वस्तुएं हैं उसको कैसे आप क्लासीफाई कर पाएँ। ठीक है, और उनकी वर्गीकरण को स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। अर्थात जो भी उसका मेंटल स्टेज है, उस मेंटल स्टेज में स्कीमा जो उसकी बिल्डिंग नॉलेज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें वो कैसे रख पाए, कैसे वो अपने नेचर में देख पाए कि गाय भैंस से कैसे अलग है, बकरी चूहे से कैसे अलग है। ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसको वो कैसे क्लासीफाई कर पाए, इसके बारे में कह रही हैं। तो ये चीज़ें कैसी होंगी, तो ये चीज़ें होंगी आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस से, जब वो प्राकृतिक चीज़ों को देखेगा, उससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। देन उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये बोलता है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन एंड व्यू ऑफ एबिलिटी। तो कैसे होंगी क्या मास्टरी हासिल, ये बोलता है कि यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा बोलता है कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, और विश्वास को दर्शाता है। ठीक, ये बोलता है कि यह अक्सर योग्यताओं की स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा ये नहीं होगा, दर्शाता है। यहाँ बाहरी अभिप्रेरणा ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद कह रहे यह अक्सर योग्यता की स्थिर दृष्टिकोण नहीं होगा, जब भी होगा वृद्धिशील दृष्टिकोण होगा, वो बढ़ता जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये बोलता है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपने कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। अर्थात उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वो बार बार उसको देख रहा है।
समझने की कोशिश कर रहा है। तो रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, कैसे वो उसकी हेल्प करेगी। तो उसको हेल्प करने के लिए करना चाहिए उसको कि छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह आगे बढ़ सके। कि चलो तुमको नहीं आ रहा है, हम तुमको बोल देते हैं इसको ऐसे होगा, उसको ये करना चाहिए। तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। या फिर छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का स्वयं हल करने को सॉरी कि छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कि चलो बेटा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम करो, ऐसा उसको उसको करना चाहिए। तो ये भी उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर उसको ऐसा करना चाहिए कि छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। कि अब वो समझे कि चलो ये तुम्हारे मेंटल लेवल का नहीं, तुम इस काम को छोड़ कर तुम इसको करो। तो ये भी उसको नहीं करना चाहिए। तो उसको करना क्या चाहिए कि छात्र के साथ समस्या पर काम करे, वो उसके साथ काम करे कि वो कहाँ फंस रहा है, और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए और उसके जो समूह के अन्य सदस्य हैं उनको भी शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार जब उसको लगे कि आपके स्टूडेंट को मार्गदर्शन और फीडबैक की ज़रूरत है तभी दे, ठीक है। तो उसको ये करना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये बोलता है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है नहीं, ज्ञान उत्पादन क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधि में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। आपका फर्स्ट सही, सेकंड गलत। तो इसमें आपको जगह ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये बोल रहा है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होता है। अर्थात ये कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति के इमोशन में, पर्सनालिटी में और सोशल रिलेशनशिप में चेंज आता है तो उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, भावनात्मक विकास में, कॉग्निटिव विकास में, व्यक्तित्व के विकास में, या फिर मनोसामाजिक विकास में। तो इसका अध्ययन हम करते हैं मनोसामाजिक विकास में, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट में, ठीक। उसके बाद आपका है 12 नंबर क्वेश्चन। ये बोलता है कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण है उसको आपको इसमें रखना है। तो पहला आपका स्टूडेंटाइज टीचिंग। तो स्टूडेंट टीचिंग तो होगी नहीं, तो आपका ये कट गया। अब 4 जहाँ है कट गया, ये भी कट गया। अब आपका ऑप्शन बचे 1, 2 और 3। दूसरा कह रहा है आपका सुविचारित, इंटरनेशनल टीचिंग, अडेप्टिव टीचिंग एंड विभेदिक टीचिंग, डिफरेंशियल टीचिंग। तो आपके सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण क्या है, विभेदिक टीचिंग भी। इसमें आपके अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग बच्चों के नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टीचिंग स्ट्रेटेजी को क्रिएट करेंगे। इसलिए आपका 1, सेकेंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो असरसर और रीजनिंग का है। ये क्वेश्चन होता है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो 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 तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, ठीक है। अर्थात जो भी स्कूल के कार्य हैं उसका एक ढांचा है, उसी के अंतर्गत ही उनको काम करना चाहिए, जिसमें चीज़ें क्या हों कि उत्पाद जो भी वो सिखा रहे हैं उसके बाद आउटकम क्या है उसका आकलन करना चाहिए बस, और बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जबकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लर्निंग क्या है, होल डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इसलिए आपका अभिकथन ए गलत हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है। तो सीखना अनुक्रमिक और एक हायरार्किकल प्रोसेस नहीं होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा कि ए और आ दोनों गलत हैं। ठीक, देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये बोलता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। ठीक है, अर्थात लेव वाइगोस्की जो हैं वो भाषा और विकास को कैसे देखते हैं। तो उनके अनुसार भाषा विचार को आकार नहीं देती है, ये तो पहले गलत हो गया। फिर है कि विचार भाषा को आकार देता है, अर्थात पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। ऐसा है क्या? तो ऐसा भी नहीं है। फिर बोलते हैं कि भाषा और विचार दोनों एक दूसरे से अलग हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये मानते हैं कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देन उसके बाद आपका आता है 14 नंबर। ये आपका क्वेश्चन है जो है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो आपका असेसमेंट होता है उसमें ये बोलना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुलेमित है, कौन सा सही है। तो पहले ये बोल रहे हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है वो क्या किससे डील करता है, तो इसमें इंक्लूड होता है मास्टरी और स्पेसिफिक टॉपिक नहीं, ये आता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में, असेसमेंट में, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर आपका है नॉन रेफरेंस असेसमेंट, एन NRT। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कंपेयर परफॉर्मेंस टू द टू दैट ऑफ पीयर्स, आपके जो भी साथी हैं उनके साथ आपकी जो जितना चीज़ें आपने गेन की उसकी तुलना करना, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी नॉन रेफरेंस टेस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है इसका दूसरा सही सुनिश्चित है। अब आगे भी देख लेते हैं। फिर ये बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो आपको डील करता है डूरिंग टीचिंग। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। देन उसके बाद आपका है समेटिव योगात्मक मूल्यांकन। ये कहता है कि इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ गैर लिखित व्यवहारों का विस्तृत विवरण मिलता है, ये भी नहीं होता है। ये होता है आई थिंक आपका पोर्टफोलियो में। ठीक है, योगात्मक समेटी में क्या होता है कि लास्ट में आपको अंक दिए जाते हैं, आपको सर्टिफाई किया जाता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं, अगले पार्ट में हम 15 क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं भी समस्या है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड यस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी प्रमोट करें। बढ़ते रहें एंड पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। कीप लर्निंग गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।